डायन एपिसोड 112। फुलवा की बातों ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। फुलवा की बातों ने अभिमन्यु को निर्दोष साबित कर दिया था। अभिमन्यु ने बताया कि उस रात वो दीनदयाल के साथ मनहूस पेड़ तक गया। वहां उसने फुलवा को घनश्याम का कत्ल करते देख लिया था, जिसके बाद उसकी जान बचाते हुए इंस्पेक्टर नकुल ने अभिमन्यु को घनश्याम के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उस सभा में नकुल गुस्से से भरा जा रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। सबकी बातें सुनने के बाद बलदेव के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया था। पंचायती संभालने के बाद ये उसका पहला फैसला होने वाला था। उसने सबसे सलाह मशवरा करके इंस्पेक्टर नकुल और अभिमन्यु को साथ काम करने की घोषणा कर दी थी। बलदेव के कहे हुए शब्द इंस्पेक्टर नकुल के कानों में गूंज रहे थे। बलदेव ने अंत में कहा था, आज से चकिया गांव में हो रहे खून खराबे की जांच इंस्पेक्टर अभिमन्यु ही करेंगे, क्योंकि वो पहले से इस केस को लीड करते आए हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर नकुल उनका साथ देंगे और उनके साथ काम करेंगे। ये सुनकर इंस्पेक्टर नकुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ गया हो। वो अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमा रहा था। अभिमन्यु ने कभी सोचा नहीं था कि बाजी ऐसे पलट जाएगी और उसे एक बार फिर से केस का इंचार्ज बना दिया जाएगा। बलदेव ने सभा समाप्त करते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्द आप दोनों मिलकर हमें डायन के प्रकोप से मुक्ति दिलाएंगे और एक बार फिर से चकिया गांव में खुशियां लौटेंगी। धन्यवाद। अभिमन्यु ने फौरन जवाब देते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, आपने मुझे एक बार फिर से इतना बड़ा मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं और इंस्पेक्टर नकुल मिलकर जल्द ही इस गांव को डायन के कहर से मुक्ति दिलाएंगे। अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर नकुल की ओर देखा। इंस्पेक्टर नकुल की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अगर उसका बस चलता तो वो उसे अपनी नजरों से भस्म कर देता। अभिमन्यु इंस्पेक्टर नकुल का गुस्सा महसूस कर पा रहा था। उसने पंगे लेते हुए कहा, क्यों इंस्पेक्टर नकुल, आप मेरी बातों से सहमत है ना? इंस्पेक्टर नकुल अभिमन्यु के पास आया और धीमी आवाज में दांत पीसते हुए बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। उसने फिर गुस्से से अभिमन्यु को धक्का दिया और आगे बलदेव के पास बढ़ा। इंस्पेक्टर नकुल ने बलदेव से कहा, सरपंच जी आज्ञा दीजिए, बहुत बड़ा काम सौंपा है आपने हमारे पर, आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर नकुल ने हाथ जोड़कर बलदेव को प्रणाम किया और बिना अभिमन्यु को देखे वहां से निकल गया। बलदेव ने फिर अभिमन्यु से कहा कि वो फुलवा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, क्योंकि सजा तो उसे मिलनी चाहिए। फुलवा ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में डर देखा और उसने कहा, सरपंच जी आपकी बात सही है, सजा तो फुलवा जी को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम 1-2 दिन तक उन्हें सुरक्षित घर में रखें? तब तक मैं बलिया महिला जेल में बात कर लूंगा और उनका वहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। फुलवा ने जब ये सुना तो उसको राहत की सांस मिली। उसने अभिमन्यु का धन्यवाद किया। बलदेव भी अभिमन्यु की बातों से सहमत था। उसने अभिमन्यु से कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, फुलवा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। अभिमन्यु ने बलदेव को कहा कि वो अब पंचायती मामलों पर ध्यान दे और बाकी सारे काम उसकी टीम पर छोड़ दे। अब सभा के सारे लोग एक एक करके अपने घर के लिए निकल गए थे। वहां सिर्फ
प्रीति, आयुषी, दीनदयाल, फुलवा और अभिमन्यु ही थे। प्रीति ने अभिमन्यु से कहा, तुम इंस्पेक्टर नकुल के साथ कैसे काम कर सकते हो, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें जान से मार डालना चाहता था। अभिमन्यु ये सुनकर तनाव में था। उसने कहा, इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा, इस वक्त तुम्हें मेरा एक काम करना है प्रीति। प्रीति ने पूछा, क्या? अभिमन्यु ने फिर प्रीति को बताया कि उसे फुलवा को एक नए पते पर ले जाना था जहां वो सुरक्षित रहेंगी। अभिमन्यु ने दीनदयाल को पता दे दिया था और उसने प्रीति को समझाते हुए कहा, आज रात तुम प्लीज फुलवा जी के साथ ही रहना, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और मुझे डर है कि कहीं कुछ कर ना बैठे। प्रीति समझ गई थी अभिमन्यु का इशारा किस तरफ था। उसने ऐसे कई केसेस देखे थे जहां लोग डिप्रेशन और डर में आकर कभी कभार गलत कदम उठा लेते थे। प्रीति ने कहा, अभिमन्यु तुम परेशान मत हो, जब तक फुलवा जी को बलिया जेल ट्रांसफर नहीं किया जाता मैं उनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभिमन्यु को ये सुनकर तसल्ली हुई। उसने फुलवा को दीनदयाल और प्रीति के साथ वहां से रवाना किया, उसी पते पर जहां फुलवा पहले से ही छुपी हुई रह रही थी। जाने से पहले अभिमन्यु फुलवा के पास आया और उससे कहा, फुलवा जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सबके सामने सच बोलकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। आज आप ही की वजह से मुझे चकिया गांव का केस वापस मिल गया है जो मुझसे छीन लिया गया था। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जेल में कम से कम वक्त बिताना पड़े और मैं आपके लिए एक वकील भी करवा दूंगा। फुलवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अभिमन्यु को दिल से आशीर्वाद दिया और कहा, आप जैसे लोग हो इस दुनिया में तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं। मैं खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया है। ये कहकर फुलवा प्रीति और दीनदयाल के साथ वहां से निकल गई। अभिमन्यु ने आयुषी की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अगले 2 दिन के लिए घर संभालना है और मेरी अम्मा को भी। आयुषी ने तंज भरी आवाज में कहा, घर संभालना मुश्किल काम नहीं है जितना आपकी अम्मा को संभालना है। अभिमन्यु इस बात पर हंस पड़ा। आयुषी भी मुस्कुराई। अभिमन्यु ने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो इस मामले में, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हारी जीजी से वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। आयुषी ने फिर मजाक करते हुए कहा, सोच लीजिए अभी भी टाइम है। क्या आप हम जैसी पागल लड़कियों को पूरी जिंदगी झेलने को तैयार है? अभिमन्यु बोला, देखो तुम जैसी पागल लड़की को भी कोई ना कोई पागल जरूर मिलेगा, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात तुम्हारी जीजी की, तो उससे निपटना मुझे आता है। आयुषी ने अभिमन्यु को इस बात पर कोहनी मारी। अभिमन्यु फिर से हंस दिया। तभी अभिमन्यु का फोन बजा। उसने देखा कि सोनिया का फोन है। उसने फोन उठाते हुए कहा, हाँ सोनिया, फुलवा ने सबको अपना सच बता दिया है, कोई चिंता की बात नहीं। सोनिया की फोन पर धीमे आवाज सुनाई दी। सोनिया ने अभिमन्यु से कहा, सर आज रात आप मुझे उस मनहूस बरगद के पेड़ के मोड़ के पास मिलिए। और उसने फोन काट दिया। अभिमन्यु सोनिया की रहस्यमयी बातें सुनकर अचरज में पड़ गया। आखिर सोनिया ने क्यों बुलाया था मनहूस बरगद के मोड़ पे?